मैं आहिस्ता आहिस्ता केकड़े की तरह रेंग कर छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जहां नीचे दूसरी मंजिल का बरामदा था। बरामदे में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। फ्लैट गरीबाना थे। अंदर से किसी बच्चे के रोने और माँ के झुरकने की आवाजें आ रही थी। मैं बरामदे में कूद गया। आवाज सुनकर अंदर से एक मराठी औरत साड़ी संभालती हुई निकली। ओई माँ, वो चीख पड़ी। सीढ़ियों का दरवाजा मेरे सामने था। मैं जितनी तेजी से सीढ़ियां उतर सकता था उतर कर नीचे गली में पहुंच गया। सामने ईरानी होटल में लोग खाना खा रहे थे। गली हल्की फुहार में भीग रही थी। किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। उस जीने से फ्लैटों के लोग उतरते चढ़ते रहते थे। चंद कदम तेज तेज उठाने के बाद मैं लपक कर गली की दूसरी समत हो लिया। ये गली भी आगे उसी बाजार में निकल आई जहां पुलिस की गाड़ी बगदादी होटल के बाहर खड़ी थी। मैंने दूर से देखा कि होटल के बाहर जलते बल्ब की रोशनी में पुलिस की गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही बैठा था। इसका मतलब था कि बाकी सिपाही इंस्पेक्टर की क़यादत में ऊपर जा चुके हैं। मैं उल्टे पांव भिंडी बाजार से मोहम्मद अली रोड की तरफ चलने लगा, जहां बाजार में ट्रैफिक का रश था। मैरीन ड्राइव वगैरह का इलाका होता तो पुलिस की जीप मेरा पीछा करके मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन जहां जीप इतनी भी तेजी से मेरे पीछे नहीं आ सकती थी जितनी तेजी से मैं चला जा रहा था। मोहम्मद अली रोड अभी दूर थी कि करीब ही बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी, जिसकी पेशानी पर लेमिंगटन रोड लिखा था। जो बंबई में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि बंबई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन लेमिंगटन रोड पर वाक़ है। मैं लपक कर बस में सवार हो गया। बस अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी। भिंडी बाजार के इलाके से निकलकर मैं एक बस स्टॉप पर उतर गया, जहां से टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा, कल्याण चलो। ड्राइवर ने घूमकर मेरी तरफ देखा। कल्याण बहुत दूर है बाबू, अपन उधर को नहीं जाएगा। मैंने जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने मुस्कुराकर नोट जेब में ठूसे और टैक्सी स्टार्ट कर दी। कल्याण बंबई से 60 मील दूर है। मेरा प्रोग्राम था कि बंबई सेंट्रल से चली हुई मद्रास एक्सप्रेस को मैं कल्याण स्टेशन पर जाकर पकड़ूंगा। मैं बंबई सेंट्रल और दादर रेलवे स्टेशन से बचना चाहता था। मैंने ड्राइवर से वक्त पूछा। रात के 8:30 बज रहे थे। निस्फ घंटे बाद सेंट्रल स्टेशन से मद्रास एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। उसे दादर ठहरना था, जो बंबई से 9 मील दूर था, और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद कल्याण पहुंचना था। मैंने ड्राइवर से कहा कि टैक्सी तेज चलाए। मुझे कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को मद्रास एक्सप्रेस पर अलविदा कहना है। मेरे पास 1.5 घंटा था। टैक्सी को 60 मील का फासला एक नहीं तो 1.5 घंटे में तय कर लेना चाहिए, जबकि सड़क पर रश भी नहीं था। ड्राइवर ने शहर से निकलते ही टैक्सी बंबई से पूना जाने वाली हाईवे पर डाल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। मैंने 2-1 बार उसे तेज चलाने को कहा तो बोला, बाबू सड़क पर फिसलन है, गाड़ी उलट जाएगी। कमबख्त बारिश को भी आज रात ही बरसना था। खंभों की रोशनियां पीछे चली जा रही थी। टैक्सी वीरान सड़क पर खेतों के दरमियान से गुजर रही थी। टैक्सी ड्राइवर एक फाटक से गुजरा तो बोला, बाबू अभी मद्रास मेल नहीं चला, हम उसको कल्याण पर पकड़ लेगा। अभी ये जुमला उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ। मैं पिछली सीट पर ऊपर को उछला। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। गाड़ी ने चक्कर खाया और सड़क से उतरकर कच्चे में रुक गई। मारे गए बाबू, साला टायर ब्रस्ट हो गया है। मैंने अपना सर थाम लिया। तुम्हारे पास स्टेपनी है? मैंने बेख्तियार पूछा। बोला, स्टेपनी के बगैर हम कभी नहीं चला बाबू। ये कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने मुझे भी बाहर आने को कहा। फिर डिग्गी से फालतू टायर और जैक निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। बारिश की फुहार उसी तरह पड़ रही थी। मैं दरख्त के नीचे जाकर अंधेरे में बैठ गया। ड्राइवर गुजरात काठियावाड़ का दुबला पतला मगर बड़ा तेज तर्रार था। टायर बदलने में 1.25 घंटा लग गया। रात के 9:15 बज गए। मद्रास एक्सप्रेस बंबई सेंट्रल से चल पड़ी थी और दादर पहुंचने वाली थी, जबकि हम दादर से कोई 15 मील आगे ही पहुंच चुके थे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा, गाड़ी तेज चला सकते हो, चलाओ। बोला, बाबू तुम फिक्र क्यों करता है फोकट में, तुमको मद्रास एक्सप्रेस पकड़ के दिखाएगा। ये कहकर उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने वाकई कमाल कर दिया। अब इतनी तेज गाड़ी चलाई कि मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं गीली सड़क पर गाड़ी उलट न जाए। वो 70 मील से ज्यादा रफ्तार से चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कई कस्बे आए, जहां वो गाड़ी की रफ्तार हल्की कर देता। कस्बे से निकलते ही फिर स्पीड पकड़ लेता। दूर से कल्याण रेलवे स्टेशन की बत्तियां नजर आईं तो ड्राइवर ने खुश होकर कहा, आ गया कल्याण साला। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा तो दूर मद्रास एक्सप्रेस के इंजन की रोशनी भी नजर आना शुरू हो गई थी। मद्रास एक्सप्रेस भी आन पहुंचा है, ये कहकर ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। 15 मिनट बाद मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर को 100 रुपए इनाम देकर मैं स्टेशन के गेट की तरफ भागा, क्योंकि मद्रास एक्सप्रेस कल्याण के आउटर सिग्नल में दाखिल हो चुकी थी। उस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरती थी। मैंने देखा कि टिकट घर की खिड़की पर रश है। मैंने आगे बढ़कर टिकट लेने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। इतने में ट्रेन जमीन हिलाती और शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। मैंने गेट पर खड़े टिकट चेकर से कहा कि मेरे पास टिकट खरीदने का वक्त नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का मुसाफिर हूँ, रास्ते में गार्ड से टिकट बनवा लूंगा। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर टिकट चेकर ने मुझे अंदर जाने की इजाजत दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैं पिछली बोगी की तरफ दौड़ा। ट्रेन में बहुत रश था।
मैं थर्ड क्लास के एक डिब्बे में किसी न किसी तरह घुस गया। जितनी देर ट्रेन जहां खड़ी रही मैंने खिड़की में से सर बाहर ना निकाला। ट्रेन चली तो मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुसाफिरों में औरतें भी थीं। ये लोग मराठी और गुजराती जबान में तेज तेज बातें कर रहे थे। मैं इन जबानों से बिल्कुल नावाकिफ था, अलबत्ता गुजराती का कोई कोई लफ्ज मेरी समझ में आ जाता। मद्रास एक्सप्रेस कल्याण से निकलते ही बर्क रफ्तार बन गई। अगला बड़ा शहर पूना था, जो कल्याण से तकरीबन 138 किलोमीटर के फासले पर था। पूना से पहले लूनावाला के स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पूना पर रुकी तो मैंने अपने आप को हुजूम में छुपा लिया। ये बहुत बड़ा जंक्शन था, जहां मद्रास एक्सप्रेस ने कोई 15 मिनट लगाए। गाड़ी जहां से चली तो मैंने किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब बड़ा शहर शुआरपुर था, जो बहुत दूर था। शुआरपुर भी खैरियत से गुजर गया। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। गुलबर्गा सुबह के वक्त आया। मुझे किसी जगह भी पुलिस की नक्लो हरकत नजर न आई। मैं खतरे की पहली लाइन से निकल चुका था। राक्चौर पहुंचकर मैंने खाना खाया। ये चावल की रोटी थी, जिसे जहां के लोग चिल्ला कहते हैं। अब चाय की बजाय रेलवे स्टेशनों पर कॉफी ज्यादा मिलने लगी थी। सारा दिन ट्रेन का सफर जारी रहा। कई शहर आए और गुजर गए। फिर शाम हो गई। रात के 9 बजे कहीं ट्रेन मद्रास सेंट्रल के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। अब मैं अपने आप को काफी महफूज समझ रहा था। जहां दो सूबों के माबैन राब्ते की जबान अंग्रेजी है। अंग्रेजी का मयार जहां से बहुत बुलंद है। रेलवे कुली तक अंग्रेजी जबान में अपना मफहूम समझा लेते हैं। मुझे मद्रास से आगे मंडापम कैंप नामी शहर में जाना था, जहां ज़ेरे जमीन एटमी प्लांट काम कर रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा मिशन था। मैं अकेला और अजनबी था। मैं इन लोगों की जबान से भी नावाकिफ था। बज़ाहिर मेरा मिशन एक नामुमकिन मिशन था। उस मुल्क ने अपने एटमी प्लांट के मरकज को दुश्मन जासूसों के लिए खुला नहीं छोड़ रखा होगा। कदम कदम पर हिफाजती इंतजाम किए गए होंगे। मेरे पास तो अब जहरीला सिगार भी नहीं था। मैं सिर्फ खुदा के सहारे और अपने अज़्म के बल पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब आगे जाने से पहले मुझे कुछ मंसूबाबंदी की जरूरत थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ रोज मद्रास में कायम किया जाए। मेरे पास भारतीय करेंसी भी खत्म होने वाली थी। बमुश्किल 500-600 रुपए बाकी रह गए थे। मुझे रुपयों का भी बंदोबस्त करना था। मुझे स्टेशन पर ही पता चला कि शहर में बड़े डाक खाने के पीछे किसी मुसलमान हाजी साहब की सराय है, जहां मुझे वाजिबी किराए पर कमरा मिल सकता है। मैं टैक्सी लेकर उस सराय में पहुंच गया। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। एक दाढ़ी वाले हाजी साहब कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने सलाम किया और उन्हें बताया कि मैं मालिर कोटला का पंजाबी मुसलमान हूँ और मेरा नाम उमर हयात है। स्पोर्ट्स गुड्स का धंधा करता हूँ और मद्रास में अपने माल का ऑर्डर बुक करने आया हूँ। हाजी साहब ने मुझे 10 रुपए रोज पर एक छोटा सा नीम शिकस्ता कमरा दे दिया, जहाँ कोई पलंग नहीं था। मैंने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिया। तिरुचिनापल्ली, जो कभी मेरा हेडक्वार्टर रह चुका था, यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैं इत्मीनान से यहाँ टिक गया। मेरा इरादा हफ्ते भर से ज्यादा ठहरने का नहीं था। इस दौरान में मुझे बाकायदा कोई मंसूबा बनाकर अपने मिशन पर रवाना होना था। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। टारगेट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया जाए और उसकी रोशनी में कोई फैसला किया जाए। मेरे पास थोड़ी सी रकम रह गई थी। सबसे पहले मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने मद्रास की अजनास मंडी में एक मुसलमान मोपले की आड़त की दुकान पर नौकरी कर ली। 2 माह यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मंडापम कैंप तक सफर कर सकता था और वहाँ कुछ रोज तक अपना खर्च भी चला सकता था। चुनाचे एक रोज मैं किसी को बताए बगैर मद्रास के दूसरे बड़े स्टेशन से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये भी एक तवील सफर था। मुझे भारत की निचली तिकोन तक पहुंचना था। रास्ते में मेरे लिए खतरनाक जोन तिरुचिनापल्ली का स्टेशन भी आता था। यह स्टेशन कहीं आधी रात को जाकर आया। मैं डिब्बे में ही चुपकर बैठा रहा। तिरुचिनापल्ली के बाद रामेश्वर और मदुराई जैसे बड़े शहर भी गुजर गए। दूसरे दिन ट्रेन कोडे कनाल रोड के स्टेशन पर रुकी। यहाँ इंजन तब्दील किया गया और धनुषकोडी की जानिब ट्रेन का सफर दोबारा शुरू हो गया। धनुषकोडी भारत की जुनूबी तिकोन का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। उससे आगे श्रीलंका और भारत का दरमियानी समंदर आ जाता है। मंडापम कैंप उससे भी पीछे था। ट्रेन तीसरे पहर मंडापम कैंप पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एटमी प्लांट की वजह से उसकी अहमियत बढ़ गई थी और 2-3 नई कॉलोनियां आबाद हो गई थी। इस अरसे में मुझे तमिल जबान में थोड़ी बहुत शुद्ध भी हो गई थी। मैं शहर में आ गया। पुरानी तर्ज के फ्लैटों वाली इमारतों के अलावा एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकान भी थे। सड़क के किनारे नारियल के दरख्त हवा में चूम रहे थे। जहां सिर्फ साइकिल रिक्शा ही चलते थे। पुलिस के सिपाहियों की नीली वर्दियां मद्रास पुलिस जैसी थी। किसी सिपाही ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैंने एक मद्रासी होटल में जाकर खाना खाया, कॉफी पी और शहर में आवारागर्दी करने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तमिल औरतें स्याह सुर्ख साड़ियों में मलबूस चली जा रही थी। अचानक एक बाजार से गुजरते हुए मेरी निगाह एक सफेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेजी हुरूफ में मंडापम एटॉमिक लिखा था। मैं छिटक कर रह गया। ये वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेजी में जिगरगा लॉन्ड्री सर्विस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तहरीर था। सफेद वैगन से मैली चादरें वगैरह के गट्ठड़ बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का अचकन पोश उधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजिम
काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंतराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर मेहराब का निशान था। दुकान में मक्के और मदीना शरीफ के कते भी लगे थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हयात है, आपकी इमदाद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शक्ल से तुम मद्रास या आंध्र प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में उससे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब की मुसलमान रियासत मालीर कोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे बाप ने मेरे नाम काफी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चचा उस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिए। मैं जान बचाकर दिल्ली भागा। कातिल वहां भी पहुंच गए। मैंने वहां से भी राह फरार इख्तियार की और इस शहर में आ गया। सोचा वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। तिबला मैं शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि रिस्क हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूं। इससे ज्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बंदू को ड्यूटी से खैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए हैं। लड़के ने रजिस्टर देखकर कहा, आज उसे 7वां रोज है। मैंने बड़ी दिलसोजी से कहा, हुजूर मैं किसी की रोजी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट की राख छाड़ते हुए कहा, बंदू आ गया तो उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर दुकान की कोई चीज इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खातिम है, तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकोगे। मैंने कहा, क़िबला खानदानी आदमी हूँ, ऐसी हरकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को सब वाजिबी साहब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबाद दक्कन का रहने वाला था और कई साल से जहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। उसने मुझे अपनी लॉन्ड्री पर मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक खास किस्म का निशान लगाना था। वाजबी साहब ने जब ये देखा कि मैं अच्छी खास अंग्रेजी जानता हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी छोटी मूछें रख ली थी। अपने हुलिये को ज्यादा से ज्यादा छुपाने की गरज से मैं अपने सर पर हर वक्त कश्ती नुमा हैदराबादी टोपी पहने रहता। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा था, अचकन और आड़ा पाजामा। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा शेड्यूल नोट कर लिया था। ये वैगन महीने में 2 बार एक खास तारीख को मैले कपड़े, जिनमें ज्यादातर चादरें, डॉक्टरों वाले लंबे सफेद कोट और मास्क होते थे, लेकर आती और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती। उस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तमिल हिंदू था जो सफेद गोल टोपी और सफेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजबी साहब को अपने हुस्ने इखलाक से गर्विदा बना लिया था। मैं उनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। उसने एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि ये तावीज मेरी वालिदा ने मरने से 2 रोज कबल मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे गले से कभी ना उतारूं। ये तुम्हारी खुशनसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियां उमर हयात, वालिदा की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी थी। ये रिएक्टर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक वीरान मकाम पर वाक़ था, जहां इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता था। वाजबी साहब को बस इसी कदर मालूम था कि उस एटमी मरकज में बिजली सप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, जिसकी मदद से भारत के सारे कारखाने दिन रात काम कर सकेंगे। एटमी रिएक्टर वालों ने अपने मुलाजिमों को भी यही तासुर दे रखा था। इस एतबार से एटॉमिक सेंटर में सिर्फ चंद साइंसदान ही ऐसे होंगे जिनको असल बात का इल्म होगा, यानी ये कि उस जगह हाइड्रोजन बम के तजुर्बे के लिए इब्तदाई काम हो रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जो डॉक्टर और साइंसदान वहाँ काम करते हैं उनकी रिहायशी कोठियाँ वहीं बनी हुई हैं और वो वहीं रहते हैं। वैसे वो जब चाहें शहर आ जा सकते हैं, लेकिन बकौल वाजबी साहब उनको बहुत कम शहर में देखा जाता है। मैंने एक हौसला अफजा बात ये भी नोट की कि महीने में एक बार हमारी लॉन्ड्री का एक शख्स वैगन में बैठकर किसी जरूरी दफ्तरी कार्रवाई के लिए एटॉमिक सेंटर जाता था। कभी कभी वाजबी साहब खुद भी चले जाते। इसके लिए उन दोनों को खास इजाजतनामे मिले हुए थे जो उन्हें वहां जाते हुए अपनी गर्दन में लटकाने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाजबी साहब को बुखार था। उस रोज लॉन्ड्री के आदमियों को रसीदों पर दस्तखत करवाने एटॉमिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तेफाक से छुट्टी पर था। एटॉमिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजबी साहब से कहा कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं जाता हूँ। वो बोले, मियाँ बरखुरदार, तुम मेरी जगह वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक अलग इजाजतनामा बनवाना पड़ेगा। चुनाचे अगले माह मेरा इजाजतनामा भी बनवा दिया गया। यह नीले रंग का एक ID कार्ड था जिस पर मेरी तस्वीर चिस्पा थी और एटॉमिक सेंटर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लगी थी। मेरे मिशन का पहला मरहला कामयाब हो गया। उसी महीने जब आखिरी तारीखों को एटॉमिक सेंटर की वैगन धुलाई लेने आई तो वाजबी साहब आराम कुर्सी पर बैठे सुकून से सिगरेट पी रहे थे। बोले, आज तुम चले जाओ मियाँ, मगर ख्याल रहे इधर उधर झांकने या बगैर इजाजत किसी तरफ जाने की हरगिज कोशिश न करना। मैंने कहा, खातिर जमा रखिए क़िबला, मुझे तो अपने काम से गरज है। ये कहकर मैं वैगन में बैठ गया
और एटॉमिक रिएक्टर की तरफ रवाना हो गया। आईडी कार्ड मैंने अपने गले में लटका लिया था, जो मेरी अचकन के बाहर सीने पर झूल रहा था। पहले तो वैगन नारियल के दरख्तों में घिरी हुई एक सड़क पर चलती रही। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया।